स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर इन हिस्ट्री, चैप्टर 8 है ये, एजुकेटिंग द नेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन से बेहतर बताकर वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन में उसको इंट्रोड्यूस कराया। इसमें हम वन बाय वन जो हमारे इसके पॉइंट हैं उसको हम एक वन बाय वन पढ़ते रहेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Moreover, there were no separate classrooms. Teachers interacted separately with students according to their levels of training. मतलब अब जैसे कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आपको मालूम है कि आपके स्कूल में हर क्लास अलग अलग लगाई जाती है। मतलब जो स्टैंडर्ड 1 है यानी जो फर्स्ट क्लास है उसमें अलग तरह के बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरह जो आपके स्टैंडर्ड 10th है वहां पे अलग तरह के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अगर पाठशाला की बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे एक ही जगह पे फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी बैठा होता था और 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी बैठा होता था। हम ये जो स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल ले रहे हैं इसे आप सिर्फ एक सपोज करके चलें, ये कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वहां पे जो टीचर होते थे यानी गुरु होते थे उनका इंटरेक्ट करने का तरीका ये होता था कि एक ही क्लास में वो अलग अलग लेवल के बच्चों के साथ उनकी लर्निंग एबिलिटी के अकॉर्डिंगली डील किया करते थे। मतलब उन्हें पता होता था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये दोनों ही तरह के बच्चे एक ही जगह पे बैठ के पढ़ रहे होते थे। The system of education was flexible because there were no classes during the harvest season as children had to help their parents. अब जो हम पाठशाला की बात कर रहे हैं वहां पे क्या था, फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम होता था। वहां पे कोई ऐसा फिक्स टेन्योर नहीं होता था कि अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि अगर हम कहें कि आपकी अप्रैल मंथ से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो कि नेक्स्ट ईयर के मार्च तक चलेंगी जिसमें आपके एग्जामिनेशन वगैरह भी होंगे, तो ऐसा सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता था। वहां पे बड़े फ्लेक्सिबल सिस्टम होते थे, किसी मंथ क्लास को रोक भी दिया जाता था। जैसे कि अगर हार्वेस्ट सीजन है, हार्वेस्ट सीजन वो सीजन होता है जब खेतों में फसल पक चुकी होती है और उस फसल को काटना होता है। तो ऐसे टाइम पे बहुत से जो बच्चे होते थे उन्हें अपने पेरेंट्स को हेल्प करना होता था। क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो जो इंडिया था वो बेसिकली एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। यानी यहाँ पर ज्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, उनका खेती बाड़ी के ऊपर ही वो अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट होते थे। तो ऐसे टाइम पे उन्हें अपने बच्चों की भी हेल्प लेनी पड़ती थी। सो उस दौरान उन बच्चों को जिन्हें अपने पेरेंट्स को हेल्प करना होता था उन्हें ऑफ मिल जाता था। तो इसका बेनिफिट क्या था? इसका बेनिफिट ये था कि जो चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स थे यानी ऐसे लोग जो कल्टीवेशन का काम करते हैं, जो उनके बच्चे थे, कुड ऑल्सो स्टडी। मतलब उनको भी एक चांस मिल जाता था कि वो पढ़ लिख सके। इवन द फी वॉज लेस फॉर सच स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चे जो गरीब थे और या जो पीजेंट क्लास के बच्चे थे उनके लिए फीस काफी लेस हुआ करती थी। अब ये जो पाठशाला होती थी ना, यहाँ सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज के लिए होती थी कि हाँ जो क्लासेस हैं आपकी वो कुछ सीजन में तो चलती हैं, कुछ सीजन में वो बंद हो जाती हैं, बल्कि जो आपकी फीस हुआ करती थी वो भी एक इस वे में डिसाइड की जाती थी कि जो रिच क्लास के बच्चे थे उनके लिए ये ज्यादा होती थी और जो पुअर क्लास के बच्चे थे या पीजेंट सोसाइटी से बिलोंग करते थे उनके लिए ये कम होती थी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आए। इन 1854 कंपनी टुक अ डिसीजन टू इम्प्रूव पाठशालास। अब 1854 में ये हुआ कि कंपनी ने, क्योंकि रिपोर्ट तो पढ़ ली थी ना एडम की, तो उन्होंने डिसाइड किया जिस तरह से हम हायर सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स हैं प्लस जो कॉलेजेस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो अब जो ये पाठशालास हैं इनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, for this, it appointed pundits as in charge of 4 to 5 schools and set some new rules. अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि पुराने टाइम में जनरली पंडित्स जो होते थे वही आपके टीचर होते थे, तो इन्होंने क्या सिस्टम फॉलो किया कि किसी एक सीनियर पंडित को लेकर
उसे 4 या 5 स्कूल का इंचार्ज बना दिया जाता था। यानी वो इन 4 या 5 स्कूल्स में यानी पाठशाला में ध्यान रखेंगे कि वहां पे पढ़ाई का सिस्टम कैसा चल रहा है, और कुछ नए रूल्स भी बनाए गए। तो क्या रूल्स थे वो भी देख लेते हैं। वेल, सो व्हाट वर द न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स? पहला तो ये था कि नाउ टीचिंग वाज बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स। अगर हम पहले की बात करें पाठशाला की, तो वहां पे हमने ये बात जान ली थी ना कि वहां पे कोई ऐसा फिक्स सिस्टम नहीं था कि आपको क्या पढ़ाया जाए, हर टीचर अपने हिसाब से डिसाइड करता था। बट अब ऐसा नहीं था। अब कुछ टेक्स्ट बुक्स लगाई गई जिनमें से पढ़ाना जरूरी था और उन्हीं को फॉलो करना जरूरी था। एनुअल एग्जाम्स बिगिन। जहां पहले एनुअल एग्जाम्स नहीं होते थे, अब हर साल बच्चों को एग्जाम देने ही पड़ते थे। रेगुलर फी वाज फिक्स। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर आप रिच क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस हो गई हाई, और अगर एक पीजेंट क्लास का बच्चा पढ़ने आ रहा है पाठशाला में तो उसकी फीस क्या होती थी, लो। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब सबकी फीस को फिक्स कर दिया गया था। लेट्स से कि अगर उन्होंने कहा है कि हर बच्चे को पर मंथ 500 रुपीज पे करना है, तो इट डजेंट मैटर कि वो किस तरह की फैमिली से बिलोंग करता, सबको इतना ही अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। गुरुज टू टेक क्लास एज पर टाइम टेबल। अब जैसा कि हम प्रेजेंट डे में देखते हैं ना कि हमारी जो क्लासेस हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलते हैं ना, तो उस वक्त भी टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया गया और ये कहा गया कि जो गुरुज हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही क्लासेस को अटेंड करेंगे। Students were asked to obey rules and attend classes regularly. अब बच्चों से ये कहा गया कि जो भी आपके सामने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, आप उसे ओबे करेंगे और आपको क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा। अब ये रेगुलरली अटेंड करने से आपको क्या लगता है, कुछ फायदा या कुछ नुकसान होगा? फायदा तो डेफिनेटली होगा। अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे तो उससे आप ही को बेनिफिट होगा, आप ही अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। लेकिन आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो पीजेंट क्लास के बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे होते थे ना, तो अब ये उनके लिए भी जरूरी हो गया था कि वो किसी भी तरह की हॉलीडे परमिशन नहीं ले सकते हार्वेस्ट सीजन में, उनको भी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी ही होंगी। एंड टीचर्स हैड टू सबमिट रेगुलर रिपोर्ट्स। जो टीचर्स थे उन्हें क्या करना पड़ता था, रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते थे। अब ये जो रेगुलर रिपोर्ट होते थे ना, इसमें बेसिकली यही सबमिट किया जाता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है पूरे साल में, और पढ़ाई का क्या लेवल रहा था पूरे साल में। इन सब चीजों से रिलेटेड रिपोर्ट्स को सबमिट करना होता था टीचर्स को। गवर्नमेंट gave grants to those पाठशालास which obeyed rules। अब गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम ये निकाला कि अगर कोई पाठशाला ये रूल फॉलो करती है, इस तरह के रूल कि एक तो वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली पढ़ाएंगे, दूसरा सारे जो रूल्स उनको बोले गए हैं कि जिसमें रेगुलर क्लासेस होंगी बच्चों की और उनकी एक फिक्स्ड फीस भी होगी, अगर वो इस तरह के सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें किस तरह से हेल्प आउट करती थी, वो उन्हें कुछ ग्रांट्स देते थे। अब ये ग्रांट्स क्या होता है, जैसे देखिए अगर आप एक स्कूल को पूरा चला रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप एक गुरु हैं और आप एक पाठशाला चला रहे हैं, तो उस पाठशाला में आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं ना, यानी कुछ खर्चे भी होते हैं। तो उस खर्चे को बेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए मनी। तो बेसिकली ये ग्रांट्स क्या होती थी, ये कुछ मॉनेटरी हेल्प होती थी, यानी कुछ पैसा आता था गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट जो पाठशालास हैं वो इजीली अपना काम कर पाए। लेकिन ये किनको मिलती थी, सिर्फ उन्हीं को मिलती थी जो कि रूल्स को ओबे करते थे। अब इस सब में समस्या क्या हुई, इंडिपेंडेंट गुरुज फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ऐसे गुरुज यानी ऐसे टीचर्स जो अभी भी चाह रहे थे कि वो अपनी पाठशाला को अपने तरीके से चलाएंगे, तो उन्हें क्या डिफिकल्टी आई, वो compete नहीं कर पाए उन स्कूल्स के साथ जो कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स थे, यानी ऐसे स्कूल्स, ऐसी पाठशाला जिनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या आती थी, ग्रांट्स आती थी। अब आप पूछेंगे कि वो compete कैसे नहीं कर पाए। सपोज कीजिए आपके पास दो स्कूल है आपके घर के पास,
एक स्कूल ऐसा है जहाँ पे आप जानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एड आती है, तो वहाँ पे बहुत बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी बेटर है, वहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बेटर है। इसके कंपैरिजन में ऐसे किसी इंडिपेंडेंट गुरु की पाठशाला के जहाँ पे कि ना तो उतनी अच्छे लेवल की पढ़ाई है, ना ही उतने अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो आप किस तरह के स्कूल को पसंद करेंगे? गवर्नमेंट एडेड स्कूल को ना। तो इसी तरह से बहुत से लोग इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को लग गए प्रेफर करने। तो ऐसे में जो इंडिपेंडेंट गुरुज थे, इनके पास स्टूडेंट्स भी कम आने लग गए और इन्हें क्या होनी शुरू हो गई थी? डिफिकल्टी। Children of peasants were not able to attend school during harvest season, hence were considered indisciplined. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सभी बच्चों को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी ही होंगी। ऐसे में जो पीजेंट्स के बच्चे थे, उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उन्हें हार्वेस्ट सीजन में अपने पेरेंट्स को हेल्प करना होता था। तो जब वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे, तो उन्हें क्या कंसिडर कर दिया जाता था कि इनडिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते, इसलिए कभी क्लासेस में रेगुलर नहीं आते। तो इससे नुकसान ये हुआ कि जहां पहले ये बच्चे जो पीजेंट्स के बच्चे थे, इनको भी पढ़ने का मौका मिलता था, अब ऐसा होना बंद हो गया। अब जैसे कि हम ये बात जान चुके हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए ये एजुकेशन सिस्टम जो था, इसको एक वेल डिफाइंड सिस्टम बनाना बहुत जरूरी हो गया था। एक तरह से एक एजेंडा हो गया था उनका, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे? कॉलेजेस को भी इम्प्रूव कर रहे थे, उसमें इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला रहे थे, पाठशाला को भी इम्प्रूव कर रहे थे। तो उसी तरह ऐसे बहुत से इंडियंस भी थे जो क्या करना चाह रहे थे? जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते थे। एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन मतलब एक ऐसा एजेंडा जिसमें कि हम पूरे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स, मेनी इंडियंस वांटेड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। अब जिस तरह से हमने बात की थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देते थे, उनका क्या कहना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वही इंडिया में लाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेहतर था इंडियंस के लिए। तो उसी तरह से अब बहुत से इंडियंस भी ये चीज सोचने लग गए थे। बट देयर वर सम हु वर अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बात की ना कि लोगों का अपना भी एक एजेंडा था कि हमें कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। तो अब ऐसे बहुत से लोग थे जो क्या कहते थे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम अपने कंट्री में नहीं चाहते। तो ऐसे कौन कौन से लोग थे? They were Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. तो द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों ही जो थे, ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इतना पसंद नहीं करते थे। हाँ, लेकिन इनकी सोच में कुछ डिफरेंसेस भी थे जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इन लोगों का क्या मानना था वो भी समझ लेते हैं। अगर बात करें महात्मा गांधी जी की, तो उनका क्या कहना था कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम हैज एनस्लेव्ड अस, मतलब जो ये इंग्लिश जो लोग हैं, जिन्होंने फॉरेनर्स ने यहाँ पे अपना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसने हमें क्या बना दिया है? गुलाम बना दिया है, एनस्लेव कर लिया है। वो कैसे? उनका कहना था कि इट हैज क्रिएटेड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग इंडियंस, मतलब उनका ये मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो इंडियंस हैं, ये अपने आप को इंफीरियर, अपने आप को कम समझने लग गए हैं फॉरेनर्स के मुकाबले। उनका ये मानना था कि उनको, इंडियंस को ये लगने लग गया था कि अब ना तो उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना ही उनकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी है। वो थोड़ा अपने आप को कम समझने लग गए थे ब्रिटिशर्स के मुकाबले। Indians who studied in such institutes appreciate the British rule. अभी जो सच इंस्टीट्यूट हमने कहा है, ये किन के लिए कहा है? ऐसे इंस्टीट्यूट्स के लिए जहां पर कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे इंडियंस जो इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे, ये क्या करने लग गए थे? ये ब्रिटिश रूल को अच्छा बताने लग गए थे इंडिया में। देखिए, हमने जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े, हमने ये जाना ना कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से कितनी दिक्कतें हुई थी। किंग्स जो थे उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, फिर ट्राइब्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी।
पीजेंट्स को भी बहुत सारी समस्याएं जो थी झेलनी पड़ी थी। तो उनका ये कहना था गांधी जी का कि ऐसा राज यानी ब्रिटिश राज जिसकी वजह से सभी के सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की समस्या झेल चुके थे, अब इंडियंस जो कि वेस्टर्न एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे वो उसी ब्रिटिश राज को क्या करने लग गए थे, अप्रिशिएट। इतना ही नहीं, इंग्लिश मीडियम वॉज एलियनेटिंग यूथ फ्रॉम देयर ओन कल्चर। गांधी जी का ये मानना था कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है ना, ये क्या करते जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है यानी यूथ है उसे हमारे खुद के कल्चर से दूर करता जा रहा था, उसे एलियनेट करता जा रहा था, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। अब गांधी जी बेसिकली किस चीज में बिलीव करते थे, वो मानते थे कि स्किल नॉलेज देना जरूरी है किसी भी स्टूडेंट को। सो ही emphasized on practical learning in which one uses his skill and practical knowledge which results in the development of mind। जो गांधी जी थे उनका क्या कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या है, वो सिर्फ क्रैमिंग कराते हैं, यानी कि सिर्फ चीजों को लर्न कर लो और बस उसे जाके पेपर में लिखो। नहीं, उनका मानना था कि क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि आप किसी स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं, कोई स्किल दे रहे हैं, यानी उसे कोई ऐसा हुनर सिखा रहे हैं और उसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं जिसकी वजह से बाद में उसका जो माइंड है वो डेवलप हो जाए और उसका जो नॉलेज का लेवल है वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये तो अब हमने जान लिया कि गांधी जी जो थे उनके क्या व्यूज थे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में, प्लस वो किस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहते थे कंट्री में, ऐसा जहाँ पे कि आप बच्चों को स्किल और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखा रहे हो। लेकिन अब जब बात करने जा रहे हैं हम इनकी, रविंद्रनाथ टैगोर की, तो हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, अबोर्ड ऑफ पीस के बारे में। अब ये जो टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस था ये बेसिकली था क्या, अबोर्ड ऑफ पीस यानी शांति निकेतन। अब ये शांति निकेतन के बारे में समझे इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनकी क्या सोच थी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। Well, as a child, Tagore hated going to school because to him it was like a prison where he was not free to do things according to his will। अब ये जो टैगोर थे यानी रविंद्रनाथ टैगोर, इनका क्या मानना था, बचपन में इन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनका मानना था कि स्कूल क्या है, एक प्रिजन, एक जेल के जैसा है, क्योंकि ना तो वो वहां पे फ्री फील करते थे, प्लस जो भी वो काम करना चाहते थे, जो भी उनकी मर्जी होती थी, ऐसा करने के लिए उन्हें कभी अलाउ नहीं किया जाता था। तो इस वजह से उन्हें जो ये स्कूल्स होते थे क्या लगते थे, प्रिजन लगते थे। तो जब टैगोर बड़े हुए तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जो एक प्रिजन के जैसा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने एक स्कूल बनाया था जिसका नाम रखा गया शांति निकेतन, और ये कब बनाया गया, 1901 में। So he built the school 100 किलोमीटर away from Calcutta। मतलब उन्होंने क्या किया कि कैलकटा जो एक भीड़ भाड़ वाला शहर था उससे 100 किलोमीटर दूर जाकर एक स्कूल बनाया जिसका नाम रखा शांति निकेतन। Here a child was happy, free and creative। यहाँ पे जो बच्चे थे वो किस तरह थे, यानी जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही हैप्पी थे, फ्री थे और बहुत ही क्रिएटिव फील कर सकते थे। मतलब जो उनके मन की इच्छा थी वो उस तरह की चीजें पढ़ सकते थे, वैसा कुछ काम कर सकते थे, उनपे किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं थी। Children were encouraged to study in a natural environment। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने तो क्या किया था, इन्होंने तो बिल्डिंग्स बना दी, बच्चों को क्लासेस में बिठा दिया पढ़ने के लिए, लेकिन शांति निकेतन में बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता था और उन्हें वहीं पे पढ़ाया जाता था। तब जो टैगोर थे इनका बेसिकली ये मानना था कि चाइल्डहुड वॉज द टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। सो जो टैगोर थे इनका ये कहना था कि जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, उस टाइम पे वो किस तरह का टाइम होता है, सेल्फ लर्निंग का, जब इंसान अपने आप चीजों को सीखने की कोशिश करता है। He said that a teacher should understand the child and help him her in developing curiosity।
जो एक टीचर है उनकी क्या ड्यूटी होती है कि वो बच्चे को समझें, उसकी क्यूरियोसिटीज, उसके क्वेश्चंस को समझें और उसे हेल्प करें ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटीज को और डेवलप कर सके और खुद के ज्ञान को बढ़ा सके। अब इसको मैं आपको एक सिंपल वे में समझाती हूँ। सपोज कीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो टीचर की ड्यूटी ये है कि बच्चे को फाइन आर्ट्स के बारे में ज्यादा समझाए और जितने भी उसकी क्यूरियोसिटी है, जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं, उनको बताने की कोशिश करे, ना कि ऐसा करे कि वो चाहता भी नहीं साइंस पढ़ना तब भी उसे जबरदस्ती उसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा हो। तो ऐसा जो सिस्टम था कि एक टाइम टेबल बना दिया जाता था, फिर बच्चों को वही फॉलो करना होता था, ऐसा शांति निकेतन में नहीं था। Tagore wanted to combine best elements of both the education system. अब देखिए, जैसा हमने शुरू में ही बात की थी ना कि टैगोर और गांधी जी जो थे, इनके व्यूज थोड़े से अलग थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जहां गांधी जी का ये मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम होना ही नहीं चाहिए इंडिया में, टैगोर ये मानते थे कि हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम दोनों को कंबाइन करना होगा। और कंबाइन किस वे में करना होगा कि जो दोनों के बेस्ट एलिमेंट्स है ना, हमें उनको कंबाइन करके फिर एक ऐसा अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए जो बच्चों के लिए बेहतर हो। तो उसके लिए वो क्या कहते थे, he emphasized on teaching science with art, music and dance। मतलब उन्होंने किस चीज पे जोर दिया कि हम क्या करना चाहेंगे कि हम टीच करेंगे साइंस भी आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ बच्चा जो है वो उसकी बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ जाए, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि वो कल्चरल एक्टिविटीज में भी आगे होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट बोथ गांधी एंड टैगोर शेयर्ड सिमिलर व्यूज ऑन वेस्टर्न एजुकेशन। मतलब गांधी और जो टैगोर थे उनके वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में सिमिलर व्यूज तो थे, किस वे में कि वो पूरी तरह से इसको नहीं चाहते थे कि इंडिया में लागू किया जाए, बट देयर वर सम डिफरेंसेस आल्सो, यानी वहां पर कुछ डिफरेंसेस भी थे उन दोनों के व्यूज में। जैसे कि गांधी जी कहते थे कि पूरी तरह से खत्म कर दो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में, सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही चलाओ। लेकिन टैगोर क्या कहते थे कि हम दोनों ही सिस्टम्स के बेस्ट एलिमेंट्स को लेकर फिर अपना एजुकेशन सिस्टम तैयार करेंगे। So, we can say that many individuals were thinking about the ways in which a national education system could be designed. तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से इंडिविजुअल्स थे जो अपने अपने तरीके से सोच रहे थे कि किस तरह का नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और उसको कैसे डिजाइन करना चाहिए। किस तरह से, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा जोन्स के बारे में, कोलब्रुक के बारे में। अब इन्होंने तो कहा था ओरिएंटल लर्निंग इज गुड, लेकिन फिर कौन आ गए थे, जेम्स मिल आ गए थे और मैकॉले भी आ गए थे। इन्होंने क्या कहा, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है। और सबसे एंड में फिर हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, तो इन्होंने क्या कहा, नहीं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दो। एंड देन आई टैगोर, तो टैगोर का ये मानना था कि दोनों ही तरह के एजुकेशन सिस्टम के बेस्ट एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। तो हाँ, हम ये बात मानते हैं कि उस दौरान ऐसे बहुत से लोग थे जो इंडिया